हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये सेशन एंडिंग एग्जामिनेशन 2023 टू 24 का पेपर है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का। और सबसे पहले असर्शन और रीजन, दो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है। असर्शन है एंशिएंट ट्रैवलर्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज। ट्रू स्टेटमेंट है, एंशिएंट टाइम पर जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया आइडियाज़, कमोडिटीज़ और साइंटिफिक नॉलेज को एक्सचेंज करने में। जैसे इंडिया का डेसिमल सिस्टम, यहाँ की जो पंचतंत्र की स्टोरीज थी, और कमोडिटीज़ में अगर हम यहाँ के स्पाइसेस देखें वो वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में पहुँचे ट्रैवलर्स की वजह से। रीज़न है कि वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ में माउंटेन्स के जो वेरियस पासेस थे जहाँ से वो आते जाते थे, उन्होंने प्रोवाइड कराया एक पैसेज टू दी एंशिएंट ट्रैवलर्स को एक पैसेज प्रोवाइड कराया, आने जाने का रास्ता। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए वो आइडियाज़ को और कमोडिटीज़ को एक्सचेंज कर पाए क्योंकि उन्हें पैसेज मिला माउंटेन्स में नॉर्थ साइड पर। तो दोनों ही ट्रू है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पेरेनियल रिवर। पेरेनियल मतलब जिसमें पूरे साल पानी रहता हो। तो ये हमने देखा था, जितने भी साउथ में जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सीजनल होती है क्योंकि सिर्फ बारिश से उनको पानी मिलेगा, और जितनी हिमालयन रिवर्स है वो पेरेनियल है क्योंकि आइस को मेल्ट होने से और बारिश से दोनों से उन्हें पानी मिलता है। तो कावेरी, गोदावरी, तापी तीनों पेनिनसुलर रिवर्स हैं और ये तीनों सीजनल है। इसमें करेक्ट होगा डी ऑप्शन, इंडस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, इसका क्या मतलब है? उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ट्रेनिंग देना, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना, ये सभी। तो डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव इज करेक्ट। और फिर से असर्शन है, ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन। ट्रेडिशनली जो पहले सीड्स होते थे उनको कम इरिगेशन की, पानी की ज़रूरत थी, और फार्मर्स यूज़ करते थे काउ डंग और दूसरे नेचुरल मैन्योर्स एज फर्टिलाइजर्स। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीज़न है, एज अ रिजल्ट इसकी वजह से सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस। सेम पीस ऑफ लैंड पर अभी आप प्रोडक्शन कर सकते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में फूड का दैन इट वॉज पॉसिबल अर्लियर, जो पहले पॉसिबल था। तो ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि अभी हम HYV सीड्स यूज़ करने लगे हैं और न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई है, नई मशीनरी है। तो पहले क्योंकि ट्रेडिशनल सीड्स थे और नेचुरल मैन्योर्स थे, अभी फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं। तो रीज़न भी करेक्ट है। तो सेम पीस ऑफ लैंड पर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, असर्शन भी सही है और रीज़न ट्रू एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की। अगेन ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज मनरेगा इंट्रोड्यूस्ड। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2005 में, जिसमें कहा गया था कि 200 डेज के लिए जो रूरल एडल्ट्स हैं उन्हें एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। नेक्स्ट इज अंडर विच प्रोग्राम हैज़ द टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स बीन सेट। किस प्रोग्राम में ये टारगेट सेट किया गया कि 25 लाख नई जॉब्स क्रिएट की जाएगी? ये किया गया था रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में। ए ऑप्शन सही है। नाउ बिहार एंड उड़ीसा आर द स्टेट्स इन इंडिया। इंडिया में जो बिहार और उड़ीसा स्टेट्स हैं, रिचेस्ट है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर है, वो पुअरेस्ट स्टेट्स हैं। सी ऑप्शन सही है। नाउ क्रॉनिक हंगर रेफर्स टू। क्रॉनिक हंगर का मतलब है कम इनकम होना। इसका मतलब है इनएडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ फूड, जितना खाना आपको चाहिए क्वांटिटी में उतना ना मिलना। क्वालिटी, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, नाउ व्हेन वाज अंत्योदय अन्न योजना स्कीम लॉन्च्ड। अंत्योदय अन्न योजना स्कीम लॉन्च की गई थी 25 दिसंबर 2000 में। सी ऑप्शन सही है। अपॉन बिकमिंग फ्री होने के बाद जो स्लेव्स दास थे उन्होंने रेड कैप को पहना। फिर से सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ग्रुप्स। इनमें से वो कौन सा ग्रुप है विच वॉज अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल और सोशल चेंज, जो किसी भी तरह के पॉलिटिकल या सोशल चेंज के अगेंस्ट था? तो ये थे कंजर्वेटिव्स, रूढ़िवादी लोग जो चेंज नहीं चाहते थे। बी ऑप्शन सही है। नाउ एक पिक्चर गिवन है, व्हाट इज द अबव पेंटिंग पोर्ट्रे। आपकी बुक की पिक्चर है, इसमें शो किया गया है 1871 के पेरिस कम्यून को। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विद नेपाल। इनमें से कौन सा स्टेट नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता? तो 5 इंडियन स्टेट्स नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। मैप में भी हम देख लेंगे वेस्ट बंगाल। तो ऑप्शन से उत्तराखंड ये करता है, बिहार भी, सिक्किम भी, झारखंड ऑब्वियसली नहीं है क्योंकि काफ़ी नीचे स्टेट है ये।
डी ऑप्शन सही है। व्हाट डज द टर्म स्वास्तिक सिंबलाइज इन नाजी आइडियोलॉजी? नाजी आइडियोलॉजी में जो स्वास्तिक था ये सिंबल वो किसको सिंबलाइज करता था? आर्यन प्योरिटी को, जो आर्यन रेस थी उसकी सुपीरियोरिटी को। डी ऑप्शन सही है। व्हाट डज द टर्म डेमोक्रेसी मीन? डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? वेल्दी एलिट्स की गवर्नमेंट। इसका मतलब है गवर्नमेंट बाय द पीपल, जहाँ पर लोग जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें चूज करते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी? इनमें से कौन सा एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फॉर्म नहीं है? तो 4 टाइप की डायरेक्ट डेमोक्रेसीज होती हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसिट। प्लेबिसिट जो रेफरेंडम है, रेफरेंडम में एक जो वोटर्स हैं एक जगह के, उनसे ओपिनियन पूछा जाता है किसी भी चीज़ के बारे में। बेसिकली लोग किसी रिप्रेजेंटेटिव को नहीं चूज़ करते, खुद से ही डिसीजंस लेते हैं। इनिशिएटिव, इसमें भी पेटिशन के थ्रू जो लीगल प्रोसीजर्स हैं वो चलते हैं। रिकॉल में वोटर्स किसी भी वोट देकर पर्टिकुलर किसी लेजिस्लेशन को रिमूव कर सकते हैं डायरेक्ट वोटिंग के थ्रू। तो इसमें करेक्ट है पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होती, लोग चूज़ करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को और फिर वो डिसीजंस लेते हैं। इनडायरेक्टली एक तरीके से डिसीजन मेकिंग में वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो डी ऑप्शन सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कौन सा एक ज़रूरी फीचर है? रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाए वोटिंग राइट्स, बिल्कुल गलत है। सभी को जो उस पर्टिकुलर एज को क्रॉस कर चुके हैं उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए। पहले से आउटकम डिटरमाइन कर दिया जाए, ये भी गलत है। एक्टिव सिटीजन पार्टिसिपेशन हो, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, इनकम्प्लीट वोटर रजिस्ट्रेशन। ओके, सी ये एक एसेंशियल फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस का। कौन अपॉइंट करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रॉपर्टी। ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है। सी ऑप्शन सही है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर डिड द इंदिरा पॉइंट गेट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर? ईयर 2004 में जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था इंडिया का, इंदिरा पॉइंट, वो सबमर्ज हो गया था पानी में, सी वाटर में। एंड व्हाट वाज द रीजन फॉर इट्स सबमर्जन? सबमर्ज होने का रीजन क्या था? सुनामी। सुनामी वाज द रीजन। अच्छा, अब ये सेक्शन बी शुरू हो गया क्वेश्चन नंबर 21 से। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क? जनरली जो वुमेन है वो लो वेजेस के जो वर्क होते हैं उनमें क्यों इन्वॉल्व रहती है? 2 मार्क का क्वेश्चन है, 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे। तो सबसे पहले इंडिया में जो एजुकेशन है, वुमेन एजुकेशन, वो बहुत कम है। वुमेन अनस्किल्ड है। अगर एजुकेशन नहीं है, स्किल नहीं है, तो कोई अनस्किल्ड ऐसा ही काम उनको करना पड़ेगा जिसमें लो वेजेस मिलती है। और दूसरा, अगर एजुकेशन नहीं है तो उन्हें इक्वल वेजेस के बारे में पता भी नहीं होगा, तो जो वेजेस मिलेगी वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। सो नंबर 1, मेजॉरिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया employed in low paid work because they have very less education and low skill formation. This is why so they perform. एजुकेशन से ही हाई पेड जो जॉब्स हैं वो मिलती है। एजुकेशन कम है वुमेन में, स्किल फॉर्मेशन नहीं है, तो जो अनस्किल्ड लेबर है उनकी तरह उनको काम करना पड़ता है। दे परफॉर्म मेनली एज अनस्किल्ड लेबर्स, सो गेट लो वेजेस। एंड सेकेंड, बीइंग अनएजुकेटेड, बीइंग लेस एजुकेटेड, कम एजुकेटेड होने की वजह से उनको इक्वल राइट्स का पता नहीं है। दे आर अनअवेयर ऑफ, भले अगर कोई अनस्किल्ड काम भी करती है उस काम में भी जनरल इनइक्वालिटी होती है, मेन को पेमेंट ज़्यादा होती है वुमेन के कंपैरिजन में। सो दे आर अनअवेयर ऑफ देयर राइट्स एंड ऑल्सो अबाउट मिनिमम वेज एंड अबाउट मिनिमम वेजेस। ओके, नेक्स्ट, नाउ व्हाई वर इमेजेस एंड सिंबल्स यूज्ड इन द 18th सेंचुरी फ्रांस? 18th सेंचुरी में फ्रांस में इमेजेस और सिंबल्स को ज़्यादा यूज़ किया गया वर्ड्स के कंपैरिजन में। तो इसका रीज़न था लोगों में एक नेशनलिज्म की फीलिंग को जगाने के लिए, जनरेट करने के लिए पैट्रियोटिक फीलिंग को। सो नंबर 1, इमेजेस एंड सिंबल्स यूज्ड इन 18th सेंचुरी फ्रांस टू जनरेट
generate a feeling of nationalism among the masses. And then second, to communicate, बिना वर्ड्स के कुछ जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे, टू कम्युनिकेट आइडियाज़ सच एज लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, इनको कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट यूजिंग वर्ड्स. ओके, नेक्स्ट. व्हाट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. सिटीजन्स के क्या राइट्स होंगे, गवर्नमेंट की क्या पावर्स होंगी, ये कौन डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन. अ कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन. अब वन वर्ड का ही आंसर है. 2 मार्क में है तो थोड़ा पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन सिटीजन्स एंड कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन establishes a relationship between citizens and government. ये बेसिकली सिटीजन्स को अवेयर कराता है उनके राइट्स के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और गवर्नमेंट की जो पावर है उसको लिमिट करता है एंड सेट्स लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, बाकी इतना ही आंसर है इसका कि कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है सिटीजन के राइट्स एंड गवर्नमेंट की पावर्स को. ओके, नेक्स्ट. नेम द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय. हिमालय की 3 रेंजेस में से जो सदर्न मोस्ट रेंज है उसे आउटर हिमालय भी बोलते हैं और उसका नाम है शिवालिक्स. नाम पूछा है तो शिवालिक्स. एंड देन मेंशन करिए कोई 4 फीचर्स ऑफ दिस रेंज. इस रेंज के शिवालिक्स के कोई 4 फीचर्स. तो सबसे पहले तो इसकी जो विड्थ है वो 10 to 15 किलोमीटर्स की है, किलोमीटर वाइड है ये. हाइट है अप 900 to 1100 मीटर हाइट, और लेंथ है अप्रॉक्स 2500 किलोमीटर्स लॉन्ग. इतनी लॉन्ग है ये, इतनी वाइड है और इतनी उसकी हाइट है. 3 फीचर्स ये हो गए. एक कहाँ से कहाँ तक है वो आप बता सकते हैं. नंबर 4, ये ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहाँ से लेकर वेस्ट में पोर्टवार प्लेटू तक है. सो नंबर 4 एक्सटेंशन, इसका एक्सटेंशन है फ्रॉम ब्रह्मपुत्र रिवर इन ईस्ट टू पोर्टवार प्लेटू इन द वेस्ट. ओके, बाकी कॉम्पोजिशन बता सकते हो. मोस्टली ये जो अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स हैं उनकी बनी है, अलूवियम की बनी है, एट्सेट्रा. नाउ, व्हाई इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पेक्यूलियर प्रॉब्लम ऑफ इंडिया. इंडिया की एक विचित्र समस्या है कि लोग यहाँ पर एजुकेटेड है लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयड है. ऐसा क्यों है? क्योंकि एक मिसमैच है एजुकेशन में और जो जॉब्स रिक्वायरमेंट है उनमें. नंबर 1, फर्स्ट रीज़न है मिसमैच बिटवीन एजुकेटेड ह्यूमंस एंड जॉब क्रिएशन. लोग एजुकेटेड ज़्यादा है, क्रिएशन क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर साल जो लोग किसी सर्टेन डिग्रीज जिनको मिल रही है वो नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं लेकिन उसके अकॉर्डिंग जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही है. तो इस वजह से लोग एजुकेटेड है बट अनएम्प्लॉयड है. देन सेकंड, जो एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है, आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम. सो स्किल्ड नहीं है लोग. सिस्टम मोस्टली उनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज है, ये आप लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट स्किल्स का भी हो सकता है. नंबर 3, लैक ऑफ राइट स्किल्स. सही स्किल्स नहीं है काम को करने के लिए. 3 मार्क का क्वेश्चन है. ये 3 रीज़न है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी थ्रू अ पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन से कैसे आप मेजर करते हैं पॉवर्टी को, हाउ डज इट वर्क. पॉवर्टी लाइन कैसे काम करती है? तो पॉवर्टी लाइन में बेसिकली
एक मिनिमम अमाउंट सेट किया जाता है कि इनकम एटलीस्ट इतनी तो होनी ही चाहिए आपकी जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, क्लोथिंग और एजुकेशन, उनको फुलफिल करने के लिए. सो पोवर्टी लाइन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनकम required to cover basic needs such as food, clothing, shelter and education. और फिर ये जो एक लिमिट सेट की जाती है पॉवर्टी लाइन का जो एक थ्रेशोल्ड है, उससे हम कंपेयर करते हैं एक पर्सन की, एक फैमिली की इनकम को, और फिर डिसाइड करते हैं वो फैमिली या फिर वो पर्सन पुअर है या नहीं. देन पॉवर्टी, क्वेश्चन था कि कैसे आप ये वर्क करता है. सो पॉवर्टी इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग अ पर्सन्स और अ फैमिलीज इनकम टू अ सेट पॉवर्टी थ्रेशोल्ड. Okay, next. Now, in what ways was the working population in Russia different from other countries in Europe before 1917? 1917 से पहले रशिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन थी, काम करने वाले लोग थे, वो कैसे डिफरेंट थे बाकी यूरोपियन कंट्रीज से. तो बाकी यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले आ गया था, रशिया में एक तो लेट आया इंडस्ट्रियलाइजेशन. आंसर नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, industrialization in Russia started late. तो बाकी यूरोप में लोग जब इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे थे उस टाइम पर ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी, 85% पॉपुलेशन 1917 से पहले रशिया में वो एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व थी. जबकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में सिनारियो डिफरेंट था, वहाँ पर एग्रीकल्चर में कम और इंडस्ट्री में ज़्यादा जो लोग थे वो काम कर रहे थे. तो पहला पॉइंट आप रशिया में स्टार्ट लेट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसकी वजह से जो कॉम्पोजिशन था वर्किंग क्लास का वो डिफरेंट था बाकी यूरोपियन कंट्रीज से. सेकेंड, एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, अबाउट 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन, रशिया की 85% पॉपुलेशन वॉज अर्नड देयर लिविंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो कि बहुत हायर था बाकी यूरोपियन कंट्रीज से. विच वॉज एग्रीकल्चर हायर दैन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज. देन थर्ड जो डिवीजन था वर्किंग पॉपुलेशन का रशिया में, वो सोशली और प्रोफेशनली डिवाइड किया गया था उनको उनकी स्किल के बेसिस पर. और बहुत सारे जो राइट्स थे, जैसे मिनिमम 8 आवर्स काम करना है, मिनिमम वेजेस, वो सब राइट्स भी रशिया में नहीं थे. बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वर्किंग क्लास थी वो बहुत पहले डेवलप हो चुकी थी, उनको उनके राइट्स का पता था. So next is the working population was divided socially and professionally. तो कुछ प्रोफेशंस को बेटर समझा जाता था, कुछ में लोगों को जो बेसिक राइट्स थे वो भी डिनाइड थे. तो इन सम डिविजन्स सम जॉब्स वर्कर्स बीइंग डिनाइड देयर बेसिक राइट्स. जबकि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में जो वर्कर्स थे वो बहुत अवेयर थे उनके राइट्स के बारे में, मिनिमम वेज और जो मिनिमम वर्किंग आवर्स हैं, मैक्सिमम वर्किंग आवर्स हैं, उनके बारे में. देन ये शायद 5 मार्क का क्वेश्चन है. वर्किंग कंडीशन भी बहुत पुअर थी. रशियन वर्कर्स फेस्ड हार्श वर्किंग कंडीशंस कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़. बहुत सारी डिस्पाइट डिविजन्स, क्योंकि जो लोग थे वो सोशली और प्रोफेशनली डिवाइडेड थे, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स वहाँ पर होते थे. नंबर 5, डिस्पाइट डिविजन्स वर्कर्स डिड यूनाइट टू स्ट्राइक्स व्हेन, जब जो एम्प्लॉयज़ थे वो डिसअग्री होते थे अपनी वर्क कंडीशन से. तो स्ट्राइक्स बहुत ज़्यादा थी, हार्श वर्किंग कंडीशंस थी, जो प्रोफेशंस थे उनको डिवाइड किया गया था स्किल के बेसिस पर, बेसिक राइट्स नहीं थे वहाँ के वर्कर्स के पास. बहुत ज़्यादा जो लोग हैं एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे और इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट स्टार्ट हुआ, तो इसलिए ये 3 मार्क का ही क्वेश्चन है वैसे. ओके, नेक्स्ट.
नाउ एक्सप्लेन करिए द मीनिंग ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, जिसको गारंटी किया गया है, फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो उनके जो आइडियाज़ हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हैं और अपने व्यूज़ को शेयर कर सकते हैं, भले ही वो दूसरों से डिफरेंट ही क्यों ना हो। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है। एक में हमने लिख दिया कि ये है क्या, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 2 इसमें है क्या कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दिस इनेबल्स द फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन। ओके, एंड नंबर 3, इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये एब्सोल्यूट नहीं है, कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे कि कोई अगर मैटर है नेशनल सिक्योरिटी का, उसको आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, और डिसेंसी और मोरालिटी आपको अपने स्पीच में बनाए रखना है। वायलेंस को, हेट्रेड को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं अपने एक्सप्रेशन या स्पीच के थ्रू। सो फ्रीडम ऑफ नंबर 3 ऑफ स्पीच and expression is not absolute. It is subjected to several reasonable restrictions such as those necessary to protect national security, public order, and to maintain decency and morality. And also people cannot use their freedom of speech to incite violence and hatred against each other. ओके, तो पहले हमने बताया है क्या, गारंटी किसमें किया गया, इसमें क्या कहा गया है और क्या नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशंस इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल्स। इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में क्लाइमेटिक कंडीशंस में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, वैरी वो करती हैं, अलग अलग है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है सूटेबल एग्जाम्पल्स के थ्रू। इंडिया में नॉर्थ में अगर आप देखें ऊपर की तरफ, क्योंकि माउंटेन्स हैं तो जो क्लाइमेट है वो कोल्ड है, स्नोई है। उसके बाद अगर वेस्ट में आएंगे थार डेजर्ट में तो हॉट एंड ड्राई वेदर है, क्लाइमेट है। देन साउथ में अगर कोस्टल एरियाज़ की हम बात करें, ये ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट तो क्योंकि बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो क्लाइमेट ह्यूमिड है एंड ट्रॉपिकल है। और अगर सेंट्रल हाईलैंड्स में आप जाएंगे यहाँ पर, तो जो लिखते हैं इसको प्रॉपर, तो जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो होगी टेम्परेट। सिमिलरली ऊपर जो आपका नॉर्दर्न प्लेन्स है वहाँ पर कंडीशन डिफरेंट है। इधर अगर आप आएंगे 7 सिस्टर्स की तरफ, वहाँ पर अलग है। तो रीजन वाइज कंडीशन वैरी करती है, चेंज होती रहती है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि क्या वो मेन फैक्टर्स हैं जो इंडिया के क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं। So the main factors that influence India's climatic conditions are latitude, altitude and distance from sea. थोड़ा सा इनको एक्सप्लेन कर देंगे क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो लैटिट्यूड्स की अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बिल्कुल सेंटर से जाती है, 8 स्टेट से वो पास करती है। नीचे अगर हम देखेंगे यहाँ पर नीचे, इंडिया से नीचे 0 डिग्री इक्वेटर है, जहाँ पर सनरेज बिल्कुल सीधी आती है। तो साउथ में जो इंडिया के स्टेट्स हैं यहाँ पर, वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। जितना आप इक्वेटर के पास में आएंगे उतना ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऊपर जाएंगे तो वो मॉडरेट रहेगा। ओके, एक तो वेरिएशन का यही रीज़न है। सेकेंड, ऑल्टीट्यूड यानी कि जो हाइट है, अगर आप हिमालय में जाएंगे तो हाइट क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर वहाँ पर कोल्ड रहेगा। और डिस्टेंस फ्रॉम सी से जितना अंदर इंटीरियर में लैंड की तरफ आप जाएंगे तो वहाँ पर जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो कॉन्टिनेंटल होता है। जबकि यहाँ पर अगर सी के पास में आप रहेंगे तो वेदर में इतने वेरिएशंस नहीं होते क्योंकि सी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में था कि एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताना है किस तरीके से डिफरेंट रीजन्स में कैसा क्लाइमेट है। तो सबसे पहले हिमालय से स्टार्ट करते हैं। 1 मार्क में आप ये कर देंगे कि आपने बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर 4 पॉइंट्स इससे रिगार्डिंग। सबसे पहले नॉर्थ में हिमालयाज, द हिमालयाज इन नॉर्थ, हिमालयाज आर
कोल्ड एंड स्नोई। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर है वो है जनवरी में -10 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम जुलाई में 10 डिग्री सेल्सियस तक, -10 to 10 वेरिएशन है टेम्परेचर की। फिर आते हैं थार डेजर्ट में, ये हिमालय था ऊपर नंबर 1। देन थार डेजर्ट इज हॉट एंड ड्राई। एवरेज टेम्परेचर जनवरी में भी 15 डिग्री सेल्सियस रहता है, जो कि जुलाई में हिमालय के टेम्परेचर से भी ज़्यादा है। एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस इन जनवरी टू 10 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस इन जुलाई, जबकि यहाँ पर सिर्फ 10 तक पहुँचता है। जो कोस्टल रीजन्स हैं वो ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है एंड ट्रॉपिकल है, वहाँ पर ज़्यादा वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं टेम्परेचर में। तो जनवरी में 25 डिग्री सेल्सियस से जुलाई में 30 डिग्री सेल्सियस तक ही 5 डिग्री ही जो टेम्परेचर है वो अप एंड डाउन होता है, जबकि थार में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं। एंड देन नंबर 5 सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स में जो टेम्परेचर है और नॉर्दर्न प्लेन में भी जो टेम्परेचर है वो है टेम्परेट। जनवरी में टेम्परेचर कम होता है 10 डिग्री सेल्सियस से जुलाई में 25 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, ये 5 पॉइंट्स और एग्जाम्पल के थ्रू हमने बता दिया कि किस तरीके से रीजन वाइज जो क्लाइमेटिक कंडीशन है इंडिया में वो बहुत वैरी करती है। नेक्स्ट इज डू यू बिलीव दैट ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स एंड हाउ। क्या आप मानते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया है? तो बिल्कुल, ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1960s और इसने इंडिया को हेल्प किया सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने में फूड ग्रेन्स के केस में बाय द लेट 1980s के एंड तक, यानी कि 1990s तक। तो एक तो पॉइंट आप यही लिख देंगे, फिर किस तरीके से, तो एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे, ईजी है। एक तो HYV सीड्स, हाई यील्ड वेराइटी सीड्स आ गए हैं, जिनसे सेम ही अमाउंट में सेम पीस ऑफ लैंड पर प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, क्वालिटी इंक्रीज़ हुई है जो प्रोडक्शन है उनकी। देन हम इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करने लगे हैं। तो पहले जो बहुत सारी डिजीज़ थी पेस्टिसाइड्स जो फसल को ख़राब कर देती थी, उनसे फसल बच जाती है। एडवांस्ड अभी टेक्नोलॉजीज़ हैं, एडवांस्ड मशीनरी यूज़ करने लगे हैं, ट्रैक्टर्स एंड ऑल एडवांस्ड मशीनरी। एंड ऑल्सो जो इरिगेशन के मेथड्स हैं वो भी अभी एडवांस हो गए हैं। ट्यूबवेल है जिनसे लोगों को रेन वाटर पर डिपेंडेंट नहीं रहना होता है उतना, एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़ और पानी की बचत भी होती है। स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन को इसमें आप एक्सप्लेन कर देंगे। इरिगेशन, एडवांस्ड मशीनरी एंड इरिगेशन सिस्टम। एंड देन यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। पहले लोग मैन्योर्स यूज़ करते थे, तो वो वैसे सॉइल के लिए अच्छे हैं, फर्टिलाइजर से कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की सॉइल में, बट इनसे यील्ड ज़रूर इंक्रीज़ हुई है। और इवन जो एडवर्स वेदर कंडीशन थी 1996 से लेकर 1997 में, उसमें भी इंडिया का जो फूड ग्रेन आउटपुट था वो 191.2 मिलियन टन्स था। तो तब भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट था फूड ग्रेन्स के केस में, और ये पॉसिबल हो पाया सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ओके, तो ये 5 पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट लिखना है कि आपको रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइडिंग फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। किस तरीके से कोऑपरेटिव्स ने फूड और जो फूड से रिलेटेड आइटम्स हैं उन्हें प्रोवाइड कराने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। कोऑपरेटिव्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंश्योर करने में इंडिया की फूड सिक्योरिटी। Cooperatives played an important role in ensuring food security in India, especially southern और western part में, especially in southern and western part of the country। ये लो प्राइस पर पार्ट गुड्स को बेचती हैं पुअर गरीब लोगों को। सो नंबर फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड, दे सेटअप शॉप्स को सेटअप करती है टू सेल लो प्राइज्ड गुड्स टू पुअर पीपल। इसमें तमिलनाडु का एग्जांपल आप दे सकते हैं कि 94% जो वहाँ पर शॉप्स हैं वो फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिनको कोऑपरेटिव्स रन करती है। 94% एग्जांपल दे देंगे तो थोड़ा पॉइंट भी आपका इंक्रीज हो जाता है, थोड़े फैक्ट्स भी आ जाते हैं क्वेश्चन में। 94% ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स इन तमिलनाडु इन TN रन बाय कोऑपरेटिव्स। देन इसमें एग्जांपल्स ही आप दे सकते हैं।
कॉपरेटिव्स। मदर डेयरी का एग्जांपल दे सकते हैं। नंबर 3 मदर डेयरी इन दिल्ली, ये एक एग्जांपल है एक सक्सेसफुल कॉपरेशन का जिसने मिल्क और वेजिटेबल्स प्रोवाइड कराई है और उनके प्राइस को कंट्रोल किया है दिल्ली में। दे प्रोवाइडेड मिल्क एंड वेजिटेबल्स टू कंज्यूमर्स एट अ कंट्रोल्ड प्राइस। देन अमूल का एक एग्जांपल हो सकता है नंबर 4। अमूल इज अनदर सक्सेसफुल कोऑपरेटिव सोसाइटी इन गुजरात। गुजरात में जो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में डील करती है, और इंडिया में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वाइट रेवोल्यूशन लाने में, रेवोल्यूशन इन इंडिया। देन 5th पॉइंट, जो कोऑपरेटिव्स हैं वो बेसिकली प्रमोट करती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बाय adopting sustainable practices among its members। वो प्रमोट करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और वेस्ट को रिड्यूस करें, प्रॉपर जो डिस्पोजल है वेस्ट का वो हो। ये 5 पॉइंट्स हो जाएंगे कि इंडिया में एक कॉपरेटिव्स ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है लोगों को फूड और उससे रिलेटेड आइटम्स प्रोवाइड कराने में। ओके नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट, whilst Nazism considered a calamity not only for Germany but for the entire Europe। जो नाजिज्म था वो सिर्फ जर्मनी के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए उसको एक कैलामिटी समझा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमने देखा जर्मनी ने किस तरीके से एक जेनोसाइडल वॉर शुरू किया था जिसमें मास लेवल पर मर्डर्स हुए थे इनोसेंट सिविलियंस के यूरोप में। बेसिकली जो नाजिज्म था वो वाइडली उसको रिगार्ड किया जाता था एज इमोरल एंड ईवल। Nazism was widely regarded as immoral and evil। 4 बेसिक फीचर्स थे इसके, आइडियोलॉजीज थी। दी नाजी आइडियोलॉजीज बेस्ड ऑन 4 मेन फीचर्स। रेशियल प्योरिटी, जिसमें कहा गया था कि जो आर्यंस हैं वो ही सिर्फ प्योर है, बाकियों से सुपीरियर है, और बाकी जो इम्प्योर है उनको अनडिजायर्ड रेस कास्ट कहा गया था, तो उनको हमें एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। वैसे इनकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम सिर्फ फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा सा वैसे लिखते हैं। रेशियल प्योरिटी एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन, टेरिटरीज़ को जितना एक्सपैंड कर सके, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। देन पावर एंड मिलिटरिज्म, ओके। देन जो नाजिज्म में ग्लोरीफाई किया जाता था फोर्स को यूज़ करना, ब्रुटैलिटी को यूज़ करना, और बेसिकली वो जो इंटरनेशनल पीस और डेमोक्रेसी के जो मुद्दे थे इनको रेडिक्यूल करते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। सो नाजिज्म ग्लोरीफाइड द यूज़ ऑफ फोर्स एंड ब्रूटैलिटी। देन नंबर 3, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जर्मनी वेज्ड a genocidal war that resulted in mass murder of innocent civilians in Europe। तो वो सिर्फ जर्मनी के लिए ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए एक कैलामिटी की जैसा था। बहुत सारी कंट्रीज़ पर अटैक किया जर्मनी ने इन्वेड किया। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड, फिर वॉर स्टार्ट किया एंड स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड इन 1940। और नाजिज्म में अप्रॉक्स 6 मिलियन ज्यूज़ 2 लाख जिप्सीज़ को, 1 मिलियन पॉलिश सिविलियंस को, पोलैंड पर जब अटैक किया था उसने, पॉलिश सिविलियंस, एंड 70,000 जर्मन्स सिविलियंस को उसने दे किल्ड देम। ओके, इस तरीके के कोई भी 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे नाजिज्म के अगेंस्ट। और में है क्वेश्चन,
एक्सप्लेन करिए द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। यूरोपियन सोसाइटी और पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। पॉलिटिक्स में तो इसके बाद जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एग्रेसिव नेचर था, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन पर्सनालिटीज़ थी, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी, उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाने लगा। देन जो डिक्टेटरशिप थी वो एक नया कॉन्सेप्ट उभर कर आया, लोग उसके फेवर में हो गए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। और इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बहुत ही डाउन था, बहुत सारी कंट्रीज़ का जो जीडीपी था वो 30 to 40% डाउन हो गया था। सो नंबर 1 पॉइंट लिखते हैं, पॉलिटिशियंस एंड पब्लिशर्स emphasize the need of men to be aggressive, क्योंकि लगा कि जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, तो men to be aggressive, strong and masculine। देन सेकेंड, एक ह्यूज सपोर्ट उभर कर आया, सपोर्ट ग्रोज, people's support grows for conservative dictatorship। डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, डिक्टेटरशिप जो कि रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई थी। देन थर्ड, द इकोनॉमी सेक्टर वॉज मोस्ट इम्पैक्टेड। बहुत सारी जो कंट्रीज़ थी लाइक ऑस्ट्रिया, जर्मनी जो एक्टिव पार्टिसिपेंट्स थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, जर्मनी, फ्रांस, रशिया देयर जीडीपी गोज़ डाउन बाय 30 to 40%। और इसमें जो बहुत वेल्दी भी कंट्रीज़ थी यूरोप की, वो भी अंडर डेट आ गई थी। नंबर 4, दिस पुट some most wealthy countries, जो बहुत अमीर देश भी थे इन यूरोप, इन डेट। देन एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा को बहुत इम्पॉर्टेंट, इंडिया के कंटेक्स्ट में एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद देयर वॉज ह्यूज सर्ज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, nationalism and rise of mass civil disobedience in India। Okay, next, now what does the independence of judiciary mean? जुडिशरी इंडिया में इंडिपेंडेंट है, इसका क्या मतलब है कि वो बिना किसी के इंटरफेरेंस के अपना फंक्शन कर सकती है। बाकी जो दो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, देन सबसे पहले लेजिस्लेटिव, लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन जुडिशरी इंश्योर करती है कि वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, और जो मानते नहीं हैं उनको पनिश करती है। सो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब है दैट जुडिशरी इज एबल टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम legislative and executive, from other organs of government इसमें इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। और जो जजेस हैं वो रूलिंग पार्टी के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे, उनके अंडर काम नहीं करेंगे। द जजेस डू नॉट एक्ट एज पर विल, डू नॉट एक्ट और मेक रूलिंग्स, या फिर रूल्स नहीं बनाएंगे इन अकॉर्डेंस विद गवर्नमेंट्स विशेस और इन फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी, देन 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है मतलब कि वो बिना किसी फियर और फेवर के काम करेगी। दिस मीन्स दैट जुडिशरी मस्ट be able to perform their functions without fear and favor। अब लेकिन इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो बिल्कुल फ्री है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, तो
तो वो अकाउंटेबल है टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सो नंबर 4, ये हमने मीनिंग लिख दिया क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी डज नॉट इम्प्लाई आर्बिट्रीनेस, it means absence of accountability. Next, number 5, the judiciary is accountable to the country's constitution, to India's constitution and to people of the country. ओके, कोई और भी रिलेटेड पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट, और में क्वेश्चन है, ये इजी है, इसमें 5 पॉइंट आसानी से बन जाएंगे। फंक्शंस और पावर्स लिखनी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट जो रूलिंग पार्टी है, जिसको जो मेजॉरिटी में पार्टी है, उसके एक कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पीएम, प्राइम मिनिस्टर, हु इज द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी, और फिर पार्टी और देन पीएम के एडवाइस पर बाकी मेंबर्स को वो पार्टी एंड देन अदर मेंबर्स ऑल्सो, मेंबर्स अपनी तरफ से नहीं, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पीएम। बहुत सारे जो हायर ऑफिशियल्स हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स लाइक मैनी हाई ऑफिशियल्स लाइक गवर्नर, एक स्टेट का गवर्नर ऑफ स्टेट, या फिर किसी एलजी, किसी यूनियन टेरिटरी में स्टेट, और लेफ्टिनेंट गवर्नर इन यूनियन टेरिटरी, एंड देन कैग के जो चेयरमैन हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, देन यूपीएससी के जो चेयरमैन हैं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, और बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ में हाई कमीशंस के एम्बेसडर्स हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, ये जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनका सुप्रीम कमांडर होता है। नंबर 3, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस। देन प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है वॉर को या फिर पीस को, इसी में लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके। प्रेसिडेंट पावर और फंक्शंस के लिए कैन डिक्लेयर वॉर एंड मेक पीस। देन लेजिस्लेटिव पावर में अगर हम देखें, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 persons टू राज्यसभा एंड 2 एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा। ये लोग इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। देन अगर कोई डिफरेंस है राज्यसभा लोकसभा में, जॉइंट सेशन को बुलाना है तो उसको भी प्रेसिडेंट ही समन करेगा। प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेज इन केस ऑफ डिफरेंसेस ऑन एनी बिल और एनी इशू टू द पार्लियामेंट। देन जितने भी बिल्स पास होते हैं उनको प्रेसिडेंट के असेंट की ज़रूरत होती है। असेंट, हालांकि वो रोक नहीं सकता, अगर मनी बिल की हम बात करें, गिव्स हिज परमिशन बेसिकली असेंट टू द बिल। कोई भी बिल तब तक पास नहीं होता है पार्लियामेंट में, बिकॉज नो बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट विदाउट द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। लेकिन मनी बिल के केस में कोई पावर नहीं होती है, वो एक्सेप्शन अगर आप लिखना चाहें। देन किसी भी, एक तो जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को भी यही अपॉइंट करता है। तो यहाँ पर ऑफिशियल्स में आप लिख सकते हैं या फिर नया पॉइंट भी लिख सकते हैं जुडिशियल पावर में कि प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू अपॉइंट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स। और अगर किसी पर्सन को जो पनिशमेंट मिली है, प्रेसिडेंट के पास पावर है टू पार्डन, वो उसको माफ़ी भी दे सकता है या फिर कम भी कर सकता है, या और कम्यूट टू द पनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल फॉर whom he thinks to deserve pardon. ओके, नेक्स्ट कोई भी 5 पॉइंट्स आप लिख देंगे। अभी एक स्टार्ट गिवन है, रीड करना है, फिर क्वेश्चंस को आंसर करना है। इजी ही है।
जनरली पैराग्राफ से जनरली क्वेश्चंस होते हैं, वैसे भी आंसर कर सकते हैं। 3 मेन प्रोसेस है चेंज ऑफ पॉपुलेशन के लिए, बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। नेचुरल इंक्रीज होता है अगर पॉपुलेशन में, तो वो होता है डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स। अगर 100 बर्थ्स हुए हैं, 20 डेथ्स हुई है, तो नेचुरली 80 नंबर्स में पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है। बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स हैं पर 1000 पीपल इन अ ईयर, एंड इट इज़ मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रोथ बिकॉज इन इंडिया बर्थ रेट्स हमेशा ही हायर रहा है डेथ रेट से। डेथ रेट इज़ द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन्स इन अ ईयर, 1000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ हुई है, उसे हम बोलते हैं डेथ रेट। द मेन कॉज जो है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन का हैज़ बीन रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट्स, क्योंकि रैपिडली डेथ रेट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, इसीलिए ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है 1980 तक। हायर बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट्स लीड टू लार्ज डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट रिजल्टिंग इन, क्योंकि बर्थ रेट इंक्रीज हो रहे थे, डेथ रेट डिक्रीज होते जा रहे थे, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो ही 1980s में। 1981 से बर्थ रेट भी डिक्लाइन होने लगे ग्रेजुअली, रिजल्टिंग इन ग्रेजुअल डिक्लाइन इन रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस ट्रेंड? इस ट्रेंड का क्या रीजन है? थर्ड कॉम्पोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज माइग्रेशन। तीसरा जो कॉम्पोनेंट है ग्रोथ का माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन एक इंटरनल भी हो सकता है, विद इन द कंट्री, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना। इंटरनेशनल भी हो सकता है, बिटवीन द कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना। इंटरनल माइग्रेशन से कोई साइज ऑफ पॉपुलेशन में चेंज नहीं होता है, ये बस इन्फ्लुएंस करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को विद इन द नेशन। जैसे कि लोग गांव से शहर में चले जाते हैं, तो सिटीज़ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हायर है, डेंसिटी ज़्यादा है विलेजेस के कंपैरिजन में। और माइग्रेशन एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इन चेंजिंग द कॉम्पोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके, अभी क्वेश्चंस। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन पॉपुलेशन चेंज? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन चेंज को? बर्थ रेट, डेथ रेट्स एंड माइग्रेशन। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट बर्थ रेट? बर्थ रेट के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं बर्थ रेट से? तो बर्थ रेट इज द नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर। एक साल में पर 1000 लोगों पर जो लाइव बर्ड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं बर्थ रेट। एंड देन व्हाट आर द रोल ऑफ पॉपुलेशन इन नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल डेवलपमेंट में पॉपुलेशन का क्या रोल है? पॉपुलेशन अगर लोग स्किल्ड है, एजुकेटेड है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नेशन की डेवलपमेंट में। बेसिकली प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, लोग अगर ज़्यादा है तो डिमांड भी ज़्यादा होगी चीज़ों की, तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। ओके, नेक्स्ट, ये सिविक से था। अभी एक हिस्ट्री से ये रीड कर लेंगे आप। फ्रांस में जो ओल्ड रेजीम था ऑफ इन द मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल, रादर उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी ऑफ द स्टेट जनरल्स की, जहाँ पर वो प्रपोजल रखता था न्यू टैक्सेस के लिए। जो जनरल एस्टेट्स थे, ये एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिस पर कि अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, टू विच द 3 एस्टेट, अपने तीनों एस्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते थे, लेकिन मोनार्क अकेला डिसाइड कर सकता था व्हेन टू कॉल अ, उसी के पास राइट था कि कब उस मीटिंग को बुलाना है। लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614 ऑन May 1789 लुई 16 कॉल्ड असेंबली। ओके, क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट। हु इम्प्लीमेंटेड टैक्स इन ओल्ड रेजीम? ओल्ड रेजीम में टैक्स को इम्प्लीमेंट इम्पोज करते थे, सिर्फ अकेला मोनार्क नहीं कर सकता था, तीनों एस्टेट की मीटिंग, एस्टेट जनरल्स। ये बेसिकली पूरा पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा दैट ओल्ड रेजीम में मोनार्क डिड नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस अकॉर्डिंग टू हिज विल अलोन। अपनी अकेली मर्जी नहीं थी, रादर ही हैज़ टू कॉल मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स, फिर वो टैक्सेस का, न्यू टैक्स का प्रपोजल रखता था। आंसर नंबर 1। नेक्स्ट, इन विच ईयर जनरल एस्टेट जनरल्स वॉज कॉल्ड? किस साल में एस्टेट जनरल्स को बुलाया गया था? इन 1789। नो, recall the meeting. The last time it was done in 1789 assembly proposal of new taxes. Yes, in 1789. ठीक, next. What is the political situation of France in 18th century? 18th century में क्या political situation थी फ्रांस की? So, as such exact तो लाइन नहीं मिलेगी, आप कहेंगे 18th century में फ्रांस were ruled by an monarch. France was ruled by an autocratic monarch. Then पॉलिटिकल सिचुएशन में तो यही आप कर सकते हैं। और फिर 3 एस्टेट्स में डिवाइड किया गया था पूरी सोसाइटी को, एंड द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट्स, इनटू
3 estates। ओके, थोड़ा बना के लिख देंगे 1-2 सेंटेंसेस, 2 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशन, ये बर्थ रेट डेथ रेट शायद ज्योग्राफी से था, ये हिस्ट्री, और अब है सिविक्स से। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है, रीड आप कर लेंगे खुद से। क्वेश्चंस देखते हैं डायरेक्ट, क्योंकि 3 ही क्वेश्चंस हैं, पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा। व्हाट इज द मेजर फैक्टर दैट कुड आर डेमोक्रेसी that could make our democracy less representative and less democratic? कौन सा वो मेजर फैक्टर है जो कि हमारी डेमोक्रेसी को कम रिप्रेजेंटेटिव और कम डेमोक्रेटिक बनाता है? तो हमारी कंट्री में हर सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन वरीज इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन दे में रिक्वायर्ड, रीड ही करना होगा ये। Parliamentary assemblies deprive the sector that ये रहा, that would make our what? So constitution makers are worried that open electoral competition अगर होगा तो कुछ जो weaker sections हैं उनके पास अच्छा चांस नहीं। लोकसभा या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में इलेक्शंस को जीतने का, बेसिकली जो माइनॉरिटी में है, क्योंकि कहा गया था जिसको ज़्यादा वोट्स मिलेंगे वही जीतेगा, तो जो लोग पहले से ही कम है नंबर्स में तो वो कभी जीतेंगे नहीं इलेक्शंस। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इस बारे में वरीड थे। तो उनके पास शायद वो रिसोर्सेज ना हो, फिर एजुकेशन ना हो, कॉन्टैक्ट्स ना हो कंटेस्ट करने के इलेक्शन दूसरों के साथ, जो लोग मेजॉरिटी में हैं उनके साथ। तो दोस्त जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, रिसोर्सफुल है, वो उन्हें इलेक्शंस जीतने ही नहीं देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो असेंबलीज हैं उसमें पॉपुलेशन के सभी सेक्शंस की वॉइस नहीं होगी। बेसिकली जो मेजॉरिटी में है, ज़्यादा है नंबर्स में, वही आते रहेंगे। तो इससे डेमोक्रेसी लेस रिप्रेजेंटेटिव और लेस डेमोक्रेटिक बनेगी। या तो इतना बड़ा ही आंसर आप लिखिए या फिर थोड़ा बनाकर लिख देंगे दैट इन एन ओपन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन certain weaker sections may not stand a good chance to get elected to the Lok Sabha and state legislative assemblies, and then this would make our democracy less representative and less democratic. ठीक, answer number 1. Next, now name 2 caste groups which have constituencies reserved for them. कौन सी 2 कास्ट हैं? SC ST जिनके लिए constituencies रिजर्व रहती है, and OBC also, 2 ही लिखने हैं। Why some seats are reserved in parliament? पार्लियामेंट में कुछ सीट्स को रिजर्व क्यों किया गया है? तो जो प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे, मेकर्स ने फिर क्या किया, एक स्पेशल सिस्टम बनाया कि रिजर्व कर दी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वीकर सेक्शंस के लिए, सिमिलरली बिलोंगिंग टू एसटी। रीजन, हाउ आर द पॉपुलेशन, रीजन इसमें नहीं, आप सिंपल लिख सकते हैं ताकि सभी जो कम्युनिटीज़ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन हो। यहाँ पर कहा गया था ना कि अगर ऐसा हुआ तो पार्लियामेंट में वॉइस नहीं होगा सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन का। तो ये लिख देंगे आप दैट सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC STs सो दैट द पार्लियामेंट एंड असेंबलीज गेट वॉइस ऑफ सिग्निफिकेंट सेक्शन ऑफ आर पॉपुलेशन, या फिर सिंपल टू इंश्योर दैट मेंबर्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज आर ऑल्सो इलेक्टेड इन लेजिस्लेशन। सो some seats are reserved in parliament so that members of these castes जिनके लिए सीट रिजर्व की गई है और कास्ट और कम्युनिटीज आर इलेक्टेड इन इलेक्शंस। ओके, नेक्स्ट, फिजिकल मैप गिवन है वर्ल्ड का, आइडेंटिफाई करिए पॉइंट अमंग्स द गिवन विच जो हेल्प करेंगे इन्फॉर्मेशन एंड राइट देयर करेक्ट नेम्स। ओके, ये पॉइंट, ये ए प्लेस है, बी है, ठीक है। ए है क्या? ए इज कैपिटल ऑफ रशिया, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। देन द कंट्रीज दैट वर वंस टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, जर्मन एक्सपेंशन में बहुत सारी कंट्रीज उनके अंडर में थी, पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, नेदरलैंड्स। सो ये कंट्री है पोलैंड, तो आप लिख देंगे पोलैंड एंड मॉस्को। ओके, नेक्स्ट, तो किन्हीं 3 को लोकेट करना है विद सूटेबल सिंबल्स। माउंटेन पीक K2, चिल्का लेक, ये उड़ीसा में है। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ये मिर्ज़ापुर से पास होगी, काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में। K2 चिल्का, स्टैंडर्ड मेरिडियन काजीरंगा। सो यहाँ पर है ये K2
देन चिल्का लेक स्टैंडर्ड मेरिडियन जाएगी यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। एंड फोर्थ था काजीरंगा नेशनल पार्क, ये यहाँ पर है काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था 9th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।